हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ साई लॉजिक। सो चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था क्लास 11 की फिजिक्स की। उसमें अभी तक बस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 है हमारा मैथ, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज फर्स्ट मैथमेटिकल टूल्स देखेंगे जो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम स्केलर्स का बोलेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर्स का बोलेंगे। वेक्टर्स का जो उसमें ज्योमेट्रिकली हम जो एनालिसिस करते हैं, ज्योमेट्रिकल समेशन जो भी चीज होता है उसमें कैलकुलेशन होता है, दो वेक्टर का सम हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, वो सब कैसे करते हैं वो हम इस चैप्टर में इसमें अभी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में वही होगा। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से मैं ज्यादा नहीं, बस वेक्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में उसका डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। सो तो सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब इसमें सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, पहला क्या होगा, दो टाइप का है। फर्स्ट है स्केलर, सेकंड है वेक्टर। एक तीसरा भी आता है जिसको हम टेंसर बोलते हैं, तो उसको हम हाईएस्ट क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। अभी स्केलर और वेक्टर तक ही इसको लिमिट में रखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी में पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने ये सारा एग्जाम्पल रेगुलरली आप यूज करते हो। ठीक है, अब आपको पता करना है कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दोनों में दूंगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्यों दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो उससे आप डिफिनेशन में क्रिएट कर सकते हो कि हाँ, ये फिजिकल क्वांटिटी एक कैटेगरी में है, ये फिजिकल क्वांटिटी एक कैटेगरी में, वेक्टर कैटेगरी में आ रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, किस चीज का डिफरेंस है जिसके कारण कि इसको स्केलर बोल रहे हैं, इसको वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्केलर का पहले एग्जांपल लिखते हैं। मास, जो हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। स्पीड, वर्क, टाइम। देख रहे हो क्या सिमिलर आ रहा है इसमें, डिस्टेंस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी। एनर्जी वर्क से में फिर भी लिख लेते हैं, और डेंसिटी। ठीक है, तो इतना मान लो एग्जांपल लिया स्केलर का, स्केलर क्वांटिटी का। अब लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल। क्या क्या हो सकता है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। देखते जाओ क्या क्या इसमें जितना भी है, इसमें क्या सिमिलरिटीज है, स्केलर का जितना भी है उसमें क्या सिमिलरिटीज है। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, टॉर्क, फोर्स ले लेते हैं, एक्सीलरेशन ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। अब ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसमें दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसमें जैसे मास है, स्पीड है, स्केलर में वर्क है, टाइम है, डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एनर्जी और डेंसिटी है। इन सब में देखो क्या चीज है, सेम। सब में मैग्नीट्यूड है और उसका अपना एक इंडिविजुअल यूनिट होगा, सबका अपना एक यूनिट होगा। ठीक है, सबका अपना मैग्नीट्यूड है और सबका अपना यूनिट है। लेकिन यहां वेक्टर में जब हम देखेंगे तो क्या चीज इस
वेक्टर को स्केलर से क्या डिफरेंट बना रहा है? जैसे यहां पे डिस्टेंस है, स्केलर में डिस्टेंस है, और वेक्टर में, स्केलर में यहां पे डिस्टेंस है और वेक्टर में उसको डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन क्या होता है डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करने लगता है, उसको डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं। जब वो अब किसी रैंडम डायरेक्शन में चल रहा है तो वो डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर एक फिक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब जैसे स्पीड है, एक फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे स्पीड है और इधर वेलोसिटी है, दोनों का फॉर्मूला एक का हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड का, एक का डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी में भी क्या आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो किस स्पीड से चल रहा है वो बताता है, लेकिन वेलोसिटी के साथ उसका डायरेक्शन है। ठीक है, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होता है, टॉर्क में अपना एक डायरेक्शन होता है, फोर्स डायरेक्शन होता है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों में है, दोनों में यूनिट आ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वेक्टर में एक फिक्स डायरेक्शन होता है। उसमें हम एक डायरेक्शन कंसीडर करते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर कर रहा है वो किसी एक डायरेक्शन में कर रहा है। अगर रैंडम डायरेक्शन हुआ तो वहां पे हम उसका जो है डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से इतना समझ में है कि दोनों में डिफरेंस क्या, इसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, स्केलर का डिफिनेशन क्या होगा, स्केलर का होगा स्केलर क्वांटिटी is a physical quantity that is completely specified by its magnitude, that is numerical value, along with its unit। ठीक है, जैसे मास एग्जांपल जो लिया था 2 kg, इसमें कहीं कोई डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम 3 सेकेंड, कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसी तरीके से और टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर का क्या होगा, किसी भी यूनिट में लिख सकते हैं, जैसे 300 केल्विन अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, 300 केल्विन। ठीक है, तो इसी तरीके से स्केलर होता है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है 2, 3, 2, 300 along with its unit, along with its unit, जो कि यहाँ पे बाद में सेकेंड है, केजी है, केल्विन है, किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, स्केलर समझ में आ गया। अब चलते हैं वेक्टर, वेक्टर को डिफाइन करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, a vector quantity is a physical quantity
that is completely specified by its magnitude and direction। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो होगा मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। A body is moving 5 किलोमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स इट्स ईस्ट, ईस्ट हो नॉर्थ ईस्ट हो किसी भी डायरेक्शन में हमें ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन होगा, इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। ठीक है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन है। तो वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है कि एक का मैग्नीट्यूड, एक कंप्लीटली मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट पे डिपेंड करेंगे, दूसरा जो है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन उसमें आएगा ही आएगा, यही सिंपल डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे इसमें क्या देखेंगे, अब इसमें एक पॉइंट हम लिखते हैं, एक पॉइंट है इसका कि जो हम स्केलर क्वांटिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, अरिथ स्केलर क्वांटिटी जो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फॉलो करता है। अरिथमेटिक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और कैलकुलेशन, यू कैन इट इज बेटर टू से कैलकुलेशन। ओके, जैसे डायरेक्ट जो हम प्लस बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, जो भी है डिवीजन बोलते थे, और ब्रैकेट्स जो भी है, ये सारा अरिथमेटिक रूल फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन स्केलर में क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन फॉलो करता है। ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें डायरेक्शन आ रहा है। ज्योमेट्री में जैसे ट्रायंगल लेते हैं किसी भी, तो हर साइड, हर एज का, हर सर्कल का, सरफेस का, सब चीज का अपना एक डायरेक्शन होता है ज्योमेट्री में हम जो देखते हैं। उसी तरीके, इसीलिए यहाँ पे जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन इसमें फॉलो करेगा। नहीं तो ये बार बार जब भी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो हो सकता है कि दोनों का जो डायरेक्शन से अलग हो। अब ए वेक्टर का अलग डायरेक्शन है, बी वेक्टर का अलग डायरेक्शन है, अब दोनों का समेशन लेंगे तो रिजल्टेंट फैक्टर एक अलग डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट समेशन दोनों में, दो ए प्लस बी और सेम डायरेक्शन नहीं आएगा, किसी एक का डायरेक्शन नहीं होगा, एक रिजल्टेंट थर्ड डायरेक्शन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब
है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले एक वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर इज represented by a directed line segment or simply we can say arrow। जैसे एक एक ये एरो लिया, ये एक वेक्टर है, इसका अपना एक डायरेक्शन है, इनिशियल पॉइंट जैसे ये है, ए लेते हैं और ये बी लेते हैं। तो ये ए जो है इनिशियल पॉइंट है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है। जो डायरेक्शन किस चीज से पता चल रहा है? तो एरो, जो एरो का कैप है, इससे पता चल रहा है इसका डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड किससे हम पता करेंगे? मैग्नीट्यूड पता करेंगे इसके लेंथ से। ये जो लेंथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर और मैं यहां पर बना लेता हूं, सी डी एक वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है। अब बताओ ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर में कौन सा वेक्टर जो है बड़ा होगा? तो हम सीधे इसके लेंथ पे जाएंगे, लेंथ देखेंगे कि ए बी वेक्टर बड़ा है, इसका मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब ए बी वेक्टर जो होगा, ए बी वेक्टर को ऐसे सिंबल लगाते हैं ऊपर में, इज ग्रेटर देन सी डी। ए पे टेल है इसीलिए ए पे टेल है, बी पे हेड है इसीलिए बी पे हेड, ठीक है। उसी तरीके से सी पे टेल है, इनिशियल पॉइंट, सी पे टेल है, सी पे टेल, डी पे हेड तो डी पे हेड। अब इसी को उल्टा कर दूंगा, ये इसको सी डी अगर लिखूं, ये वेक्टर हो जाएगा डी सी, ठीक है। समझ में आएगा कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है? तो वेक्टर का जो लाइन होगा वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा, लाइन के जो इसका मेजरमेंट होगा लेंथ, उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा और हेड डायरेक्शन को बताएगा। बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए किसी भी वेक्टर में, बस उतना ही हो गया। नोटेशन तो दे दिया। अब मान लो इसको सिंपली मैं ए वेक्टर से नोटेट करूं, इसे लिख सकता हूं ए बी, ए बी वेक्टर, ए वेक्टर को ए बी वेक्टर भी लिख सकता हूं। यहाँ पे है कि डायरेक्शन यहां से ए बी दो पॉइंट दिया था उसे ले रहा था, यहाँ सिंपली मैं इसे एक नाम दे दिया ए वेक्टर, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, इसे मैं एक्स वेक्टर ले लेता हूं। तो ये सी डी वेक्टर इज एक्स वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन दे दिया। समझ में आया? इसी तरीके से इसको आगे नोटेशन जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा एक वेक्टर का क्वांटिटी होगा, उसके ऊपर एरो का मार्क्स आएगा। ये नेमिंग है ए वेक्टर, उसके ऊपर मार्क आएगा एरो का, ठीक है। बहुत जगह पे आप देखोगे, बहुत जगह पे इसे बोल्ड में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पूरा इस तरीके से बोल्ड ए में इस तरीके से दिखाते हैं, ये भी सही तरीका है। एरो मार्क्स हटा के बोल्ड साइन दे दिया उसको, तो ये भी एक सही तरीका है। जब ये आप बुक में पढ़ोगे या बहुत जगह पे रहता है, बोल्ड मार्क में रहता है, ठीक है। और इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये लाइट लाइट ए में रहेगा, प्लस यहाँ पे साइड में डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बहुत जगह पे बोल्ड में ए दे देता है, इसका मतलब वो ए वेक्टर है, ठीक है। अब जो है क्या क्या देख लिया, स्केलर देख लिया, वेक्टर देख लिया, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहला लेंगे जीरो, और इसको नल वेक्टर भी बोलेंगे।
इसका डिफिनेशन क्या होगा? वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जीरो वेक्टर होगा, और उसका डायरेक्शन इंडिटरमाइंड हो। उसका डायरेक्शन जो ऑब्वियस सी बात है, जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो तो डायरेक्शन तो उसका कुछ हम पता नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसको नल वेक्टर बोलते हैं। तो डिफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? whose magnitude is zero and direction is indeterminate, जिसका आप डायरेक्शन नहीं खोज सकते। ये हो गया जीरो वेक्टर। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सिंपली जीरो वेक्टर, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? किसी भी का मॉड लेते हैं तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये जीरो वेक्टर, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा एग्जांपल यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा। यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर whose magnitude is unit and have direction। ठीक है, मतलब कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो वन, जैसे कोई एक वेक्टर लेते हैं ए, ठीक है, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे कितना वैल्यू है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। जब इसका हम मॉड लेंगे, ये देगा ए का मॉड आएगा वन, और सम डायरेक्शन मान लो एक कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक कोई डायरेक्शन है, एरो मार्क से एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वन ए कैप। तो ये जो आ रहा है ना मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होगा वन ए वेक्टर का, और डायरेक्शन ए कैप जो ए का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब इसी में हम मल्टीप्लाई करता जाएंगे 1 2 3 4, तो इसमें मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्शन ए कैप ही रहेगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है विथ सम डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, बस यूनिट हमेशा, मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिट होना चाहिए, यूनिट ही होना चाहिए, ठीक है। तो दो वेक्टर समझ में आ गया। अब इसमें एक एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जो जनरल हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? z x y, ओके। अब इसमें कोई भी एक पॉइंट हम चूज करेंगे, एक कोई वेक्टर इसके अंदर हम इसे डालते हैं, मान लो ए है, समथिंग ए वेक्टर लेते हैं। ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, इसमें हम क्या दिखाते हैं? ये है y कैप डायरेक्शन, ये है x कैप डायरेक्शन, ये है z कैप डायरेक्शन। ये एक बेसिस है, x कैप y कैप z कैप, इस स्पेस में एक बेसिस है। आगे पढ़ोगे बेसिस क्या होता है, जो कि मिला हुआ है x कैप y कैप z कैप। अब इसमें हम इस स्पेस में कोई भी हम मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर लिखेंगे x कैप y कैप z कैप के स्पेस में, जैसे नॉर्मली हम एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं, इसमें 3D होता है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन, ठीक है। x y और z डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले लेते हैं, तो इसको हम उस स्पेस में कोई भी वेक्टर चूज करेंगे, कोई भी, वो उसके तीन यूनिट वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, x कैप y कैप z कैप, इस तीनों के कॉम्बिनेशन से वो वेक्टर तैयार हो जाएगा। हो सकता है वो वेक्टर हो, जैसे ले लेते हैं x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप। x दिखाएगा कि मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में कितना है, ठीक है। ये हो गया x। अब वही जो वेक्टर होगा उसका y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना हो गया, और ये है z डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ठीक है।
यहां से पता चल जाएगा कि ये वेक्टर एक्स वाई और जेड जो है इसके कॉम्बिनेशन, यहां से हम एक वेक्टर दिया वो इसके कॉम्बिनेशन से एक्स वाई जेड के कॉम्बिनेशन से कोई भी वेक्टर हम उस स्पेस में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जनरली जो हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में यही वेक्टर होता है। आगे जब हायर स्टडीज में जाओगे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, तो उसमें जो है यूनिट वेक्टर जो हम दिखाएंगे आर थीटा फाई, आर थीटा, आर फाई जेड, ये अलग अलग टाइप्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे या जो कि ऑर्थोगोनल होंगे उसमें भी। और यहाँ पे जैसे ये ऑर्थोगोनल है सेम बिहेवियर वो होगा, बस उसमें सिस्टम यहाँ पे स्क्वायर आता है जब भी होता है क्यूबिकल फॉर्म में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्यूब के फॉर्म में इसमें हम इजिली हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे होगा स्फेरिकली कोई सिस्टम होगा तो उसको हम स्टडी करने के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं, जहां पे सिलिंड्रिकल कोई स्पेस हम कंसीडर करें तो। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड and same direction are equal vectors। जैसे एक लेते हैं एग्जांपल ए बी, दो वेक्टर लिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया, दोनों वेक्टर इक्वल हो गया, चाहे वो स्पेस में कितना भी दूर में है। अब मान लो कि जैसे हम एक स्पेस लेते हैं, ये कंफ्यूजन होता है लोगों को कि दोनों साथ में होना चाहिए। जैसे एक स्पेस लिया, ठीक है, अब एक वेक्टर मैं यहां ड्रॉ किया, ठीक है, और एक वेक्टर मैं यहां ड्रॉ किया ए बी, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड ए मॉड इक्वल टू बी मॉड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, और डायरेक्शन सेम है, ठीक है, लेकिन स्पेस में अलग अलग जगह पे, स्पेस में कहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो दोनों वेक्टर इक्वल कहलाएगा। अब इसी में हम एक का मैग्नीट्यूड छोटा कर दें, डायरेक्शन सेम रखें तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा, वो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा है और पैरेलल है एक दूसरे के, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी। अब यहां पे वही है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन इक्वल वेक्टर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 4 में। चौथा क्या है? निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। वह वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे ए बी, ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, लेकिन इसका ए का जो है, मान लो ए को हम लिखते हैं, इसका डायरेक्शन ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए को मैग्नीट्यूड हो गया और इसका डायरेक्शन क्या ले लेते हैं? ए कैप ले लेते हैं, ए कैप से डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और बी जो है वेक्टर, बी मैग्नीट्यूड
और बी कैप डायरेक्शन, तो ए कैप का डायरेक्शन जो होगा, ए कैप का जो डायरेक्शन होगा इक्वल टू माइनस बी कैप। ठीक है, तो ए कैप का डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा, तो बी वेक्टर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ए जो हो जाएगा, ए और बी का इक्वल होगा जब इसमें माइनस आ जाएगा, डायरेक्शन हमको चेंज करना पड़ेगा एक दूसरे का। ठीक है, इसीलिए यहां निगेटिव साइन आ गया। दोनों इक्वल कब होगा, जब बी का हम डायरेक्शन चेंज करके उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ तो ये उल्टा हो जाएगा, तो फिर ए वेक्टर की तरफ बिहेव करने लगेगा। मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों का सेम है। ठीक है, तो निगेटिव वेक्टर समझ में आ गया। पांचवें में है पैरेलल वेक्टर्स। इसको हम लाइक वेक्टर भी बोलते हैं। दो वेक्टर्स having same direction and parallel। दो वेक्टर कोई भी ले लो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर डायरेक्शन सेम है, मान लो ये इसको मैं बी लेता हूं, ए लेता हूं, ए वेक्टर, और ये बी लेता हूं, ए इक्वल टू 2 ए कैप, बी इक्वल टू 3 ए कैप। दोनों का डायरेक्शन सेम है, वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, बस दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 3 कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड हम कुछ भी ले लो, अगर डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, एंटी पैरेलल, सिंपल, vectors having opposite direction, parallel vectors which is parallel but having opposite direction। parallel but having opposite direction। ओके, क्या होगा इसमें, एक वेक्टर ले लिया, दूसरा वेक्टर ले लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे ए है, बी है, ए इज इक्वल टू 3 ए कैप, बी इज इक्वल टू, इसको एक्स कैप ले लेते हैं दोनों में, बी इज इक्वल टू -2 एक्स कैप, दोनों का डायरेक्शन माइनस आ गया तो अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन है, एक एक्स कैप डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एंटी पैरेलल वेक्टर, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, अगर ये मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो नेगेटिव वेक्टर उसको बोल देंगे। ठीक है, कॉलिनियर वेक्टर, वेक्टर जो सेम लाइन पे आए, जैसे ए लेते हैं 3x कैप, ठीक है, जो इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, एक लाइन है, इस पे एक वेक्टर लाई कर रहा है, अब इसी पे हम दूसरा वेक्टर ले लें, सेम लाइन पे एक दूसरा वेक्टर आ गया, ए कैप बी कैप 5x कैप, दोनों सेम लाइन पे आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन सेम लाइन पे, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलिनियर वेक्टर, एक लाइन में आए, लीनियर हो एक पे, ठीक है, कॉन्साइड करे एक दूसरे पे, उसको हम कॉलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल डिफिनेशन है, कोई ज्यादा टफ है नहीं, आराम से देखते जाओगे समझते जाओगे। कोप्लेनर वेक्टर,
कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलते हैं? जैसे कोई एक प्लेन लेते हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन ले, एक्स वाई, अब सारा वेक्टर इसी पे लाई करें, जैसे जो भी वेक्टर हो इसी एक्स वाई प्लेन पे लाई करें। अब इधर मान लो जेड कंपोनेंट है, 3D में जेड भी आएगा, लेकिन ये इसमें जेड का कोई भी कंपोनेंट ना हो। जैसे लिखें ए वेक्टर 2x कैप प्लस 3y कैप, बी कैप लिखे 3x कैप प्लस 2y कैप, सी कैप लिखे 5x कैप प्लस 5y कैप। किसी में जेड कंपोनेंट आया। अब इसी में जैसे डी लिखे 6x कैप प्लस 2y कैप माइनस 3z कैप। अब इसमें जेड कंपोनेंट आ गया, इसका मतलब ये जो प्लेन था एक्स वाई प्लेन, इससे वो बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे ही उससे बाहर हुआ कि वेक्टर जो है आउट ऑफ प्लेन हो गया, ठीक है, तो सेम प्लेन में नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लिया, अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर देखते हैं क्या है। जैसे इसको दो तीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि अलग अलग, मान लो कि वेक्टर में कुछ अलग अलग कंपोनेंट दिया हुआ हो, अलग अलग तरीके से वेक्टर का जो कंपोनेंट दिया हो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक जनरल फॉर्म जो आता है कि अगर एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में दिया हुआ है कोई वेक्टर, एक वेक्टर कोई स्पेस में है ए वेक्टर दिया हुआ है ए, इसको ले लेते हैं एक्स कैप वाई कैप जेड कैप ए बी सी। यहां पे कोई पॉइंट है, इसको हम एबीसी से दिखा रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या चीज, पोजीशन वेक्टर। स्पेस में किसी एक पॉइंट, एक पोजीशन को दिखाने का हम उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जिसका की पॉइंट है एबीसी। ठीक है, तो ए एक्स कैप हो जाएगा, सी जेड कैप हो जाएगा। अब मुझे ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, ये क्या है, सिंपल रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ अलोंग द जेड डायरेक्शन का स्क्वायर। ठीक है, यहां से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जैसे 3D में अगर वही 2D में रहा तो सी जीरो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर लीनियर वेक्टर रहा किसी एक डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में रहा, तो सिंपली अगर एक लाइन एक्सिस पे लाई कर रहा है, सिंपली वो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर का तो सिंपली वही रह जाएगा। समझ में आ गया मैग्नीट्यूड कैसे निकालते। अब मान लो कि दूसरा तरीका मुझे दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हुआ है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे कोई एक ए वेक्टर है इक्वल टू, इसको मैं ले लेता हूं ए, और डायरेक्शन दिया हुआ है थीटा, एंगल दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थीटा। ये कैसे दिखेगा प्लेन पे, मान लो जैसे ये एक प्लेन लेते हैं एक्स कैप और वाई कैप। ठीक है, एक ये दिया हुआ है ए और ये थीटा है। ठीक है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे दिया हुआ, तो यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर हो जाएगा वेक्टर ए दिया हुआ है, यहां बी है, ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। तो सिंपली मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर का रूट अंडर, यहां से ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। उसी तरीके से अब हम नेक्स्ट जाएंगे
अब जो है ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके बाद वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो भी है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। वो सब हम कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं, एक बार आप रिवाइज कर लो, सारा चीज देख लो कैसे क्या करना है, सिंपल है, ठीक है। और यही टूल्स आगे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, सारा चीज में ये वेक्टर जो फोर्स का जो ये वेक्टर समझना इसलिए जरूरी है, जब भी हम फोर्स की बात करेंगे काइनेमेटिक्स में, वहां पे सारा चीज यही है, मैकेनिक्स में यही है, ठीक है। तो थैंक यू।